अमित अंदर आया तो देखा शान बालकनी में खड़ा है। उसने उस ओर अपने कदम बढ़ा दिए और जब वहां का नजारा देखा तो देखता ही रह गया। शान ने पूरी बालकनी का बुरा हाल कर रखा था। सब चीजें इधर उधर टूटी हुई पड़ी थी और वो खुद बालकनी के कोने में उस ओर चेहरा किए खड़ा था। शान, ये सब क्या किया है तूने? अमित शान को अपनी तरफ घुमाते हुए बोला, पर अगले ही पल वो दंग रह गया क्योंकि शान की आंखों में आंसू थे और वो पूरी तरह से लाल हो रखी थी। अमित ने फौरन शान को गले लगा लिया। तभी शान भी अमित के गले लगे हुए बोला, तू जो कुछ कहेगा मैं करूंगा अमित, बस तू मुझे आरू से दूर रहने की मत बोल, क्योंकि उससे दूर नहीं रह पाऊंगा मैं। मेरी जीने की वजह बन चुकी है वो, और पता नहीं वो इस वक्त कैसी होगी। प्लीज चलना अमित उसके पास, प्लीज। अमित ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली, फिर धीरे से बोला, चल चलते हैं। अमित के इतना कहते ही शान एकदम खुश हो गया। वो अमित से अलग हुआ, फिर उसका हाथ पकड़ के आगे बढ़ते हुए बोला, चल फिर जल्दी। रुक जा शान, पहले जाके मुंह धोआ, ऐसे जाएगा क्या हॉस्पिटल? अमित शान से अपना हाथ छुड़ाकर बोला तो शान वॉशरूम की तरफ बढ़ते हुए बोला, तू जल्दी जाके कार निकाल, मैं अभी मुंह धोकर आया। अमित ने अपने कदम नीचे की तरफ बढ़ा दिए और मन ही मन सोचने लगा, क्या करूं मैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं शान को तकलीफ में नहीं देख सकता, लेकिन मैं इस बात को भी नहीं झुठला सकता कि आराध्या आदित्य की पत्नी है। आज तो मैंने बस उससे इतना बोला कि वो उससे नहीं मिलेगा, और उसने अपनी ये हालत कली पर जब उसे पता चलेगा कि आराध्या किसी और की पत्नी है, उस वक्त ये क्या करेगा? अमित खुद में ही गुम कार के पास पहुंचा और उसने कार पार्किंग से निकाल ली। तभी 2 मिनट बाद शान भी आकर बैठ गया और वो दोनों ही हॉस्पिटल की ओर निकल गए। अंडस्को आरू अभी नींद में थी, उसे 2 दिन बाद डिस्चार्ज मिलना था। आदि ने सबको नव और अबीर के साथ घर भेज दिया, क्योंकि नव और अबीर दोनों ने ही बिल्कुल भी रेस्ट नहीं किया था। अब हॉस्पिटल में आरू के साथ सिर्फ आदि और राम थे। थोड़ी देर बाद हॉस्पिटल के बाहर अमित और शान की कार आकर रुकी। शान बाहर आया और फौरन अंदर की ओर बढ़ गया। अमित ने एक नजर हॉस्पिटल के अंदर जाते हुए शान को देखा, फिर अपना सर झटक कर कार पार्क करने लगा। शान अंदर आया और सीधे ओ टी की तरफ बढ़ गया। वो ओ टी के बाहर पहुंचा तो देखा ओ टी खाली है। ये तो खाली है, फिर मेरी जान कहाँ पर है? रिसेप्शन पर जाके पूछता हूँ, शान खुद से ही बोला, फिर रिसेप्शन की ओर बढ़ गया। वो रिसेप्शन पर पहुंचा, फिर वहां बैठी रिसेप्शनिस्ट से बोला, Yesterday a patient of an accident case came to your place. Her name is Aradhya Chauhan. Can you tell me where is she now? Sir, please wait for 2 minutes, I'll check. वहां बैठी उस रिसेप्शनिस्ट ने कहा, फिर वो कंप्यूटर पर कुछ देखने लगी। थोड़ी देर कंप्यूटर में पेशेंट लिस्ट देखने के बाद वो रिसेप्शनिस्ट शान की तरफ रुख करती हुई बोली, Sir, we do not have any patient named Aradhya Chauhan, but there is an accident case in which the name of that patient is Aradhya Aditya Rathore. आराध्य आदित्य राठौर, ये क्या बकवास कर रही है? ये जरूर इसे कोई गलत फहमी हुई है। शान खुद से ही बड़बड़ाया, फिर रिसेप्शनिस्ट को देखकर हल्के गुस्से में बोला, What nonsense are you talking? A patient has come to your place who has had surgery yesterday. I donated blood to her and her name is आराध्य चौहान। इस बार शान की आवाज काफी तेज थी। तभी वहां पास से निकलते राम ने जब शान की आवाज सुनी तो वो रिसेप्शन की तरफ आ गया। क्या हुआ है शान, इज एवरीथिंग ओके? राम ने पीछे से आकर शान के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा तो शान ने पलट कर देखा। ओह थैंक गॉड कि तुम मुझे मिल गए। आराध्य कैसी है अब, और वो है कहाँ पर? शान ने राम को देखते ही पूछा तो राम मुस्कुरा कर बोला, वो ठीक है अभी, इवन उसे होश भी आ गया है, चलो तुम भी मिल लेना उससे। हाँ चलो चलते हैं। इतना बोलते हुए शान ने राम को चलने का इशारा किया। एल थोड़ी देर बाद राम और शान दोनों ही इमरजेंसी वार्ड में आ गए। उस वक्त आदि आरू को सूप पिला रहा था, क्योंकि अभी उसे हल्का खाना ही देना था। एल शान ने आदि को जब आरू के लिए सूप पिलाते देखा तो एक पल के लिए उसके पैर ठिठके, पर अगले ही पल उसने अपना सर झटका और आरू की तरफ बढ़ गया। एल यार बस न, अब मुझे ये उबला हुआ सूप नहीं पीना, मुझे चॉकलेट खानी है। आरू मुंह बनाते हुए आदि से बोली तो आदि उसे घूरने लगा। आरू, शान आया है तुझसे मिलने, राम ने कहा तो आरू ने शान की तरफ देखा, फिर बोली, अरे एनाकोंडा, तुम यहाँ पर मेरे एक्सीडेंट की न्यूज़ टेलीकास्ट करवा दी क्या पूरे सिडनी में, जो इसे भी पता चल गया? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, वो मैं कल आया था तो तुम्हें हॉस्पिटल में देखा, तब पता चला कि तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है, तो अब मिलने चला आया। शान ने मुस्कुराते हुए कहा। तभी राम बोला, और सिर्फ इतना ही नहीं आरू, बल्कि इसने तुझे ब्लड भी डोनेट किया, इसकी वजह से ही तू जल्दी से ठीक हो गई। अरे वाह, इसका मतलब इसने जो मेरी चॉकलेट्स गिरा गिरा कर मेरा खून जलाया था, उतना खून मैंने इसका पी लिया, ये तो बहुत अच्छी बात है, मेरा बदला पूरा हुआ।
आरू खुश होते हुए बोली तो आदि, शान और राम तीनों ही हैरानी से उसे देखने लगे। एल, तुम कभी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ सकती ना? आदि ने आरू को घूरते हुए कहा तो आरू ने मुंह बना लिया। एल, आदि उठकर शान के पास गया, फिर हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, सॉरी कल मैं तुम्हें थैंक्स भी नहीं बोल पाया, पर अब बोल रहा हूँ, थैंक यू सो मच, तुमने मेरी साहिबा की जान बचा ली। आदि के मेरी साहिबा बोलते ही शान को बहुत गुस्सा आया, पर उसने अपनी मुठिया कसके भींच ली और हल्के से मुस्कुरा दिया। एल, वैसे आज तुम्हारे साथ रहने वाला झंड फकीर किधर है, नजर नहीं आ रहा? आरू ने कहा तो शान बाहर की तरफ निकलते हुए बोला, 1 मिनट में उसे कॉल करके बता देता हूँ, हो सकता है वो मुझे ढूंढ रहा हो। शान ने बाहर आते ही दीवार पर जोर से एक मुक्का दे मारा, फिर खुद से ही बड़बड़ाया, मेरी साहिबा माय फुट, वो सिर्फ मेरी है और किसी की नहीं। शान ने खुद को शांत किया, फिर अमित को कॉल करके इमरजेंसी वार्ड का रास्ता बता दिया। एल, अमित भी इमरजेंसी वार्ड में आ गया, उसने आरू को हल्की सी स्माइल पास की और वहीं बैठ गया। एल, थोड़ी देर बाद अचानक से राम बोला, वैसे तुम रिसेप्शन पर क्यों चिल्ला रहे थे? अरे यार, बहुत दिमाग खराब किया उस रिसेप्शनिस्ट ने, मैं तो बोल रहा था कि आराध्य चौहान कहाँ पर है, उसका रूम नंबर बता दो, पर यार वो बोलती है कि हमारे हॉस्पिटल में कोई आराध्य चौहान है ही नहीं, बल्कि आराध्य आदित्य राठौर है। इसी बात को लेके बस मैं थोड़ा वायलेंट हो गया। डॉट विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। शान हल्का सा हंसकर बोला तो अमित ने कसकर उसका हाथ थाम लिया और आंखें बंद करी। शान ने अमित की तरफ देखा, तभी राम की आवाज उसके कानों में पड़ी, वो रिसेप्शनिस्ट सही कह रही थी, शान, आरू का नाम यहाँ पर आराध्य आदित्य राठौर ही लिखा गया है क्योंकि वो आदि की पत्नी है। इतना सुनते ही शान एकदम से सन पड़ गया, लेकिन उसने खुद को संभाला, फिर बोला, आदि की पत्नी मतलब कि ये आदित्य राठौर यानी मेरी पत्नी है, मेरी साहिबा। इस बार आदि ने जवाब दिया। एल, पर ये कैसे हो सकता है? शान एकदम से थोड़ी तेज आवाज में बोला तो आरू बोली, कैसे हो सकता है मतलब यार, जैसे सबके होता है वैसे ही हुआ है, हम दोनों की शादी हुई है, इस हिसाब से मैं इसकी पत्नी हुई, तुम्हें ये बात नहीं पता थी क्या? नहीं, मेरा मतलब तुमने कभी बताया नहीं, और फिर तुम न सिंदूर लगाती हो, न मंगलसूत्र पहनती हो और न ही चूड़ा पहनती हो। शान इस बार हल्का सा हकलाते हुए बोला। एल, तुमने कभी ध्यान नहीं किया शायद, मैं हमेशा से सिंदूर लगाती हूँ, और ये देखो मंगलसूत्र भी पहना हुआ है और चूड़ा भी पहन रखा था मैंने, पर मेरा हाथ जल गया, इसलिए मेरा चूड़ा इसने ही जबरदस्ती उतरवा दिया, लेकिन एक एक चूड़ी अभी भी मेरे हाथों में है, ये देखो। और जब हम एयरपोर्ट पर पहली बार मिले थे तब तो मैंने पूरा चूड़ा पहना था, पर तुमने शायद श्रक की वजह से देखा नहीं होगा। आरू अपने हाथों को दिखाती हुई बोली, तभी शान की बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने लगा, जिसे अमित ने फौरन पहचान लिया क्योंकि उसने शान का हाथ थामा हुआ था। एल, अमित अपनी जगह से उठते हुए बोला, आई थिंक हमें अब घर चलना चाहिए, मेरी मंगेतर घर पर अकेली है। ओहो, तुम्हारी भी सगाई हो चुकी है, कांग्रेचुलेशंस। आरू मुस्कुराते हुए बोली तो अमित हल्की सी स्माइल के साथ बोला, थैंक यू। इतना बोलने के बाद वो शान को पकड़कर अपने साथ ले गया। एल, राम को रुद्र की कॉल आई, इसलिए वो उसे रिसीव करने बाहर चला गया। एल, कितना स्वीट है न ये? आरू ने अमित और शान के जाते ही कहा तो आदि अपनी भवें उचकाते हुए बोला, कौन स्वीट है? अरे वो मैं उस बड़ी पलकों वाले एनाकोंडा की बात कर रही हूँ, मुझे न वो बहुत स्वीट लगता है। आरू ने खुश होती कहा बोली तो आदि उसे घूरते हुए बोला, ज्यादा स्वीट से डायबिटीज होती है, इसलिए स्वीट चीजों और लोगों दोनों से दूर ही रहो तुम। मैं क्यों दूर रहूं, बस एक बार जल्दी से डिस्चार्ज मिल जाए, फिर मैंने सोच के रखा है कि पूरे टाइम मैं एनाकोंडा के साथ रहूंगी और हम दोनों पूरा ऑस्ट्रेलिया घूमेंगे। आरू अपनी आंखें बंद कर बेड से टिकते हुए बोली तो आदि एकदम से आरू के करीब आ गया। एल, टू बी कंटिन्यू। तो क्या बोल रही थी तुम? आदि ने आरू के गर्दन पर अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए धीरे से आरू के कान में कहा। आरू ने कसकर अपनी आंखें भींच ली, फिर मन ही मन बोली, बहुत शौक चढ़ा था न छेड़ने का, अब झेलो इसकी हरकतों को। हे महादेव बचा लो, मेरी धड़कनें कितनी स्पीड से चल रही है, मैं मरवर न जाऊं। साहिबा, कुछ पूछा है मैंने तुमसे, बताओ क्या बोल रही थी तुम? आदि ने दोबारा से अपना सवाल दोहराया तो आरू हकलाते हुए बोली, वो मैं। आरू बोलने की कोशिश कर रही थी लेकिन बोल नहीं पा रही थी क्योंकि आदि ने उसकी गर्दन पर अपनी उंगली फेरना शुरू कर दिया था। बोलो, मैं सुन रहा हूँ। आदि ने कहा तो आरू लाचारगी से बोली, क्या तुम थोड़ी दूर रहकर बात नहीं कर सकते? तुम मुझे खुद से दूर करना चाहती हो? आदि आरू की आंखों में देखते हुए बोला तो आरू अपनी पलकों को बार बार तेजी से झपकाने लगी, उसे कुछ समझ ही नहीं आया वो क्या बोले। जब आरू ने कोई जवाब नहीं दिया तो आदि मन ही मन बोला,
आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। मेरी साहिबा का मुंह कैसे बंद करना है मुझे अच्छे से पता चल चुका है। नाउ यू जस्ट वेट एंड वॉच साहिबा की तुम्हारे मिस्टर हबी तुम्हें कितना परेशान करने वाले हैं। बोलो ना साहिबा, कुछ कह रही थी तुम। इस बार आदि आरू को देखते हुए बोला तो आरू ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली और बोली, हाँ वो मैं ये कह रही थी कि जैसे ही मुझे डिस्चार्ज मिलेगा उसके तुरंत बाद से मैं पूरे टाइम बड़ी पलकों वाले एनाकोंडा के साथ रहने वाली हूँ और उसके साथ पूरा ऑस्ट्रेलिया घूमूंगी। आरू ने अपनी पूरी बात एक सांस में ही कह दी। आदि तो बस उसकी स्पीड देखते रह गया, पर अगले ही पल उसका चेहरा सख्त हो गया। ये फालतू के ख्याल अपने दिमाग में लाना भी मत, तुम सिर्फ मेरे साथ रहोगी बिकॉज यू आर माइन। तो उस लड़के के आसपास जाने का भी मत सोचना, वरना मैं उसका क्या हाल कर दूंगा मुझे खुद भी नहीं पता। आदि ने आरू से दूर होते हुए कहा तो बंद आंखों से ही आरू के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। आरू ने अपनी आंखें खोली, फिर आदि की तरफ देखा जो गुस्से में मेडिसिन निकाल रहा था। लगता है कोई नाराज है, आरू ने आदि को देखते हुए कहा तो आदि कुछ नहीं बोला। उसने आरू को सीधे बिठा के उसके हाथ में दवाई देते हुए कहा, खाओ इसे। दवाई को देखते ही आरू का मुंह बन गया। आदि ने जब आरू को मुंह बनाते देखा तो बोला, बिना कोई नखरे किए चुपचाप दवाई खाओ। अच्छा ठीक है, न खा रही हूँ, लेकिन पहले प्रॉमिस करो अगर मैंने दवाई खाई फिर तुम मुझसे गुस्सा नहीं रहोगे। आरू अपनी आंखें टिमटिमाते हुए बोली तो आदि उसे घूरने लगा। उफ, लगता है गुस्सा थोड़ा ज्यादा है। आरू हल्का सा आगे की ओर खिसकते हुए बोली तो आदि ने फौरन उसे उसके कंधों से पकड़ लिया और लगभग डांटते हुए बोला, क्या हरकत है ये, अभी अभी तुम्हारी सर्जरी हुई है, शांति से नहीं बैठा जा रहा तुमसे। आरू ने आगे बढ़ के आदि के माथे पर किस कर दी और बोली, गुस्सा ठंडा हुआ। आदि एक पल को तो शॉक हो गया, लेकिन फिर वो आरू को घूरने लगा। आरू ने जब आदि को घूरते देखा तो फौरन उसके गाल पर किस कर दी और बोली, अब हुआ गुस्सा ठंडा। आदि इस बार थोड़े लंबे शॉक में चला गया, वो कुछ बोल ही नहीं पाया। तभी आरू वापस से उसके दूसरे गाल पे किस करके बोली, अब तो पक्का ठंडा हो गया होगा। आदि एकदम से हड़बड़ा गया और बोला, हाँ हाँ, नहीं हूं मैं गुस्सा, अब तुम दवाई खाओ। आरू आदि को इस तरह हड़बड़ाते देख हंस दी। उसने दवा खाई, फिर आदि उसे रेस्ट करने का बोलकर बाहर चला गया। वार्ड से बाहर आते ही आदि के होठों पे एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई और उसका हाथ अपने आप ही उसके गाल पे चला गया। अंडस्को शान जैसे ही अमित के साथ हॉस्पिटल के बाहर पहुंचा वो तेजी से कार की तरफ बढ़ गया और जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। अमित फौरन उसके पीछे भागा और जल्दी जल्दी में पीछे वाली सीट पर बैठ गया। शान ने ये भी ध्यान नहीं दिया कि अमित कार में आके बैठ चुका है। उसके कानों में बार बार आदि की आवाज गूंज रही थी, मतलब कि ये आदित्य राठौर यानी मेरी पत्नी है, मेरी साहिबा। शान ने कार स्टार्ट की और तेजी से वहां से निकल गया। हाईवे पर शान की गाड़ी बहुत स्पीड से दौड़ रही थी, उसकी आंखें एकदम लाल थी। ये नहीं हो सकता, नहीं वो शादी नहीं कर सकती, वो सिर्फ मेरी है, मेरी है, वो सिर्फ मेरी। पहले शान खुद से ही बड़बड़ाया, पर आखिर में जोर से चीख पड़ा और एक जोरदार ब्रेक के साथ उसने गाड़ी रोक दी, पर स्पीड में होने की वजह से वो काफी दूर तक स्लिप होती गई। शान के इस तरह चीखने से अमित घबरा गया, वो फौरन पीछे की सीट से उतरा और आगे की सीट पर चला आया। शान संभाल खुद को, ऐसे तेरी तबीयत बिगड़ जाएगी। अमित शान के कंधों से पकड़कर झकझोरते हुए बोला, भाई तू देखना वो ऐसे कैसे कर सकती है, वो सिर्फ मेरी है, मैं उसे किसी और के साथ नहीं देख सकता, नहीं देख सकता मैं। शान ने चीखकर अपने बाल खींचते हुए कहा तो अमित ने फौरन उसे गले लगा लिया। यही सच है शान, और तुझे इस बात को अपनाना होगा, मैं तुझे इस तरह नहीं देख सकता, इसलिए आज सुबह आने को मना कर रहा था। अमित शान को गले लगाए ही बोला। शान फौरन अमित से अलग हो गया और हैरानी से उसे देखते हुए बोला, इसका मतलब तुझे पता था? हाँ मुझे आज सुबह पता चला, पर अमित अभी बोल ही रहा था तब तक शान उसे बीच में टोककर चीखते हुए बोला, पर क्या अमित, तू मुझे अगर सुबह बता देता तो मैं अब तक उस आदित्य को खत्म कर चुका होता, फिर मेरी जान सिर्फ मेरी होती, सिर्फ मेरी। अमित हैरानी से शान को देखने लगा जो आदि को मारने की सोच रहा था। तू पागल हो गया है शान, तू ऐसे सोच भी कैसे सकता है? अमित शान से बोला तो शान ने कुछ नहीं कहा, बस जोर से हंसने लगा और साथ ही रोने भी। अमित ने देखा शान की हालत बिगड़ रही है। अमित की आंखें नम हो गईं। उसने फौरन शान के मुंह में टैबलेट्स डाल दी और फिर पानी भी, इसी के साथ शान बेहोश हो गया। आधे घंटे में क्या हाल कर लिया तूने, अपना भाई कैसे संभालूं मैं, तुझको कुछ समझ नहीं आ रहा? अमित शान को देखते हुए नम आंखों से बोला। अमित ने खुद को शांत किया, फिर कार से उतर के ड्राइविंग सीट की ओर गया। उसने शान को ड्राइविंग सीट के बराबर वाली सीट पर संभाल के बिठा दिया।
पर शान का बॉडी टेम्परेचर बहुत हाई था। अमित बहुत घबरा गया। उसने फौरन घर की ओर तेजी से कार बढ़ा दी। घर पहुंचते ही उसने शान को अपने कंधे पे डाला और अंदर आते हुए थोड़ी तेज आवाज में बोला, प्रिया इसे चेक करो प्लीज, इसका बॉडी टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। प्रिया कहाँ पर हो, जल्दी आओ। प्रिया प्रिया भागते हुए रूम से बाहर आई। तब तक अमित ने शान को वहीं काउच पर लिटा दिया। प्रिया शान के पास गई। उसने उसकी नवचेक की आंखें खोलकर देखी, फिर अमित से बोली, इन्हें फिर से अटैक आया था और आपने इन्हें टेबलेट्स दी है राइट? अमित ने हाँ में अपना सर हिला दिया। कोई बात नहीं, मैं इन्हें इंजेक्शन देती हूँ, इनका टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा। आप इन्हें रूम में ले जाए, तब तक मैं इंजेक्शन रेडी करती हूँ। इतना बोलते हुए प्रिया उठी और अपने रूम में चली गई। अमित भी शान को संभाले उसके कमरे में ले गया और लिटा दिया। तब तक प्रिया भी आ गई और फिर उसने शान को इंजेक्शन दे दिया। ये कब तक नॉर्मल हो जाएगा प्रिया? अमित ने बेचैनी से पूछा तो प्रिया बोली, कल सुबह तक हो जाएंगे, ये नॉर्मल, होश भी आ जाएगा इन्हें। हम ठीक है, अमित ने उदासी से कहा और वहीं बेड पर शान के पास बैठकर उसका सर सहलाने लगा। प्रिया हल्के से मुस्कुरा दी, फिर बाहर चली गई। आज का दिन यूं ही बीत गया। नव आरू के पास आ गया। उसने आदि को घर भेजना चाहा, लेकिन आदि तो ठहरा। आदि वो बिल्कुल भी नहीं माना वहां से जाने के लिए। अब हॉस्पिटल में आदि, आरू और नव थे। करीब रात के 2 बजे हॉस्पिटल के बाहर आकर एक कार रुकी। उसमें से यशजी और रुद्र बाहर आए। रुद्र ने पहले ही राम से कॉल करके आरू के वार्ड का नंबर पूछ लिया था। वो लोग आए और सीधे आरू के वार्ड में चले गए। वार्ड का दरवाजा खुलने की आवाज से आरू ने अपनी आंखें खोल दी। उसकी आंख जैसे ही खुली, उसकी नजर नव और आदि पर पड़ी, जो वहीं उस वार्ड में रखे सोफे पे अपना सर टिकाए बैठे थे और अब शायद सो गए थे। कैसे हो आरू? यश जी अंदर आते हुए बोले। तब आरू का ध्यान उन पर गया। उनको देखते ही उसने अपनी आंखें बंद कर अपनी जीभ दांतों तले दबा ली और मन ही मन बोली, आरू तू तो गई काम से सुपीरियर, अब तेरी तगड़ी वाली डांट लगाएंगे। यश जी आकर आरू के सामने हाथ बांधकर खड़े हो गए। आरू ने अपनी एक आंख खोलकर देखा तो यश जी उसे घूर रहे थे। उसने फौरन अपनी दोनों आंखें खोल ली और अपने दांत दिखाते हुए बोली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ सुपीरियर। आवाज सुनकर नव और आदि की भी आंख खुल गई। नव ने जब यश जी को खड़े देखा तो उसने कहा, आपको बहुत जल्दी पता चल गया कि आरू का एक्सीडेंट हुआ है। यश जी नव को देखकर मुस्कुराए, फिर बोले, सही कहा तुमने नव, मुझे काफी जल्दी पता चल गया था, लेकिन मैं तब तक आरू के सामने नहीं आना चाहता था जब तक उसको नुकसान पहुंचाने वाले को पकड़ न लूं। इसका मतलब आपको सब पता है? नव ने हैरानी से कहा तो यश जी बोले, हाँ बिल्कुल, भले ही तुमसे बाद में पता चला, लेकिन पता चल चुका है। माना कि तुम आरू के भाई हो, पर मैं भी उसका मामा हूँ, तो कुछ फर्ज तो बनता है। मामा, इसका मतलब यही साहिबा की सुपीरियर है? आदि अपने आप से ही बड़बड़ाया, फिर उसने अपना ध्यान सबकी बातों पर लगा दिया। आप लोग क्या बातें कर रहे हो, कोई समझाएगा मुझे? आरू ने यश जी और नव की तरफ देखते हुए कहा तो यश जी बोले, आरू ये एक्सीडेंट कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि साजिश थी जो कि उसी इंसान ने की थी। टू बी कंटिन्यू।